देखिए, आज हम इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो इनकम टैक्स सब्जेक्ट को समझने के लिए हमको सबसे पहले देखिए ये समझना ज़रूरी है कि टैक्स क्या चीज़ होती है और टैक्स क्यों लगाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर जो हमारा डिस्कशन रहेगा आज। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊंगा कि टैक्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में आगे डिस्कशन से पहले हम सबसे पहले इस चीज को डिस्कस करेंगे कि टैक्स लगाया क्यों जाता है, गवर्नमेंट टैक्स को लगाती क्यों है। तो चलिए इस बात पे अपन डिस्कस करते हैं कि मैं आपको कुछ डायग्राम से बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि टैक्स गवर्नमेंट क्यों लगाती है। ये मान के चलिए ये हमारा इंडिया है। अब इंडिया गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है इंडिया में रहने वाले लोगों के ऊपर, जो भी इनकम कमा रहे हैं उनके ऊपर टैक्स इंपोज करती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे ऊपर ये उठता है कि जो गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो टैक्स लगाती क्यों है, वो टैक्सेस लगाती क्यों है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। आप मान के चलें कि ये इंडियन गवर्नमेंट और ये अगर टैक्स इंपोज कर रही है तो वो क्यों कर रही है। तो देखिए क्या होता है कि सरकार को भी इनकम की जरूरत होती है। किस लिए? गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जो हम लोगों को प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं है कि सरकार केवल हमसे पैसा लेती है, वो हमें कुछ ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जो हमें प्रोवाइड करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, ऐसी कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं। ऐसी कई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं, जैसे रोड्स बनवाना, डैम्स बनवाना, लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, और ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो काम है हमारे, जो सरकार ने अपने हाथों में ले रखे हैं। तो वो सारे कामों को कराने के लिए सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है। अब गवर्नमेंट उस पैसे को कहां से वसूल करेगी? वो टैक्सेस के थ्रू वसूल करती है। और वो टैक्स किसके ऊपर लगाए जाते हैं? वो टैक्स हम लोगों के ऊपर ही लगाए जाते हैं और हमसे ही हमारी इनकम का कुछ पार्ट हमें गवर्नमेंट को चुकाना पड़ता है। अब देखिए होता क्या है कि आप गवर्नमेंट जब हमसे टैक्स वसूल करेगी तो वो दो तरीके से करेगी, या तो डायरेक्ट टैक्स में या इनडायरेक्ट टैक्स में। अब सवाल ये उठता है कि डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। तो देखिए, डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है इनकम टैक्स, जो डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर इंपोज होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली आपके ऊपर इंपोज नहीं होता, वो इनडायरेक्टली आपसे वसूल किया जाता है, जिसे हम जीएसटी कह रहे हैं, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो है इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो देखिए, आपने कमाई इनकम, ये मान के चलिए कि ये पर्टिकुलर पर्सन है और ये कुछ बिजनेस कर रहा है, और उस बिजनेस से ये जो भी अर्न करता है, हम एग्जांपल के तौर पे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मान के चलते हैं, इसने अगर 100 रुपीज कमाए तो गवर्नमेंट ने इससे 30 रुपीज टैक्स के रूप में ले लिए। तो यानी इसकी इनकम के ऊपर जो सरकार ने टैक्स लिया, डायरेक्टली इसकी इनकम के ऊपर इंपोज किया, और इस पर्सन को अपनी इनकम के ऊपर जो टैक्स चुकाना पड़ा, यानी वो डायरेक्टली सरकार ने इसकी इनकम से ले लिया। तो जो डायरेक्टली इंपोज होता है वो कहलाता है इनकम टैक्स, और जो इनडायरेक्टली इंपोज होता है, अब आप बोलेंगे सर इनडायरेक्टली इंपोज कैसे? अब देखिए बेटे, मान के चलिए कि गवर्नमेंट कुछ गुड्स के ऊपर और कुछ सर्विसेज के ऊपर टैक्सेस इंपोज करती है। कैसे इंपोज करती है? मान के चलिए आपने एक रेस्टोरेंट के अंदर आप खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं और वहां पर आपका बिल बना 1000 रुपीज का। 1000 रुपीज का अगर आपका बिल बनता है, प्लस उसके ऊपर जीएसटी होता है, और जीएसटी इसका आता है 120 रुपीज। तो जीएसटी आपका 120 रुपीज आया, और आपने क्या काम किया? इस 120 रुपीज को जीएसटी इंपोज कर रही है, क्योंकि आपने उसकी रेस्टोरेंट की सर्विसेज अवेल की। तो सरकार ने इस रेस्टोरेंट को बोल रखा है कि जो आप अपनी सर्विसेज देंगे उसके अगेंस्ट में आपको कुछ टैक्स वसूल करना पड़ेगा, जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। तो हमें कितने रुपए पेमेंट करके आने हैं? 1120।
और 1120 हम जब इसको पेमेंट करके आएंगे तो ये रेस्टोरेंट वाला 1000 रुपए तो अपने पास रखेगा और 120 रुपीज गवर्नमेंट को चुका देगा। तो गवर्नमेंट ने यानी सरकार ने इस सर्विसेज पर जो हमने सर्विसेज इसकी अवेल किया रेस्टोरेंट की, तो उसके ऊपर इनडायरेक्टली इस रेस्टोरेंट के थ्रू टैक्स हमसे वसूल कर लिया। हालांकि इस रेस्टोरेंट ने क्या काम किया, टैक्स तो ले दे के 120 रुपीज का हमसे ही वसूल किया है। और सेम चीज गुड्स के ऊपर है। मान लीजिए कुछ गुड्स के ऊपर मान लीजिए जैसा कि आप अपनी स्टेशनरी खरीद के आते हैं। मान लीजिए आप ये मिस्टर स्टूडेंट स्टेशनरी खरीद कर आया अपनी कॉपी, ये जो नोटबुक आप यूज कर रहे हैं वो नोटबुक मिस्टर स्टूडेंट कौन है, कंज्यूमर है। अब ये जो नोटबुक है वो मैन्युफैक्चरर ने फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर की होगी। नोटबुक जो मैन्युफैक्चरर ने फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर की और वो जो मैन्युफैक्चर की वो की 50 रुपीज में। अब ये 50 रुपीज की जो मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर किया नोटबुक, इसको मिस्टर ए को बेचा और इससे जीएसटी वसूल कर लिया इस मैन्युफैक्चरर ने 5 रुपीज। अब मिस्टर ए ने ये मिस्टर बी को बेचा और इसने मिस्टर ए ने 50 रुपीज जो दिए थे प्लस 5 रुपीज जो जीएसटी के दिए थे। अब मिस्टर बी ने भी क्या काम किया, आगे जब इसको 50 में प्लस प्रॉफिट एंड जीएसटी जोड़कर जब इसको बेचा, मान के चलिए 50 में प्लस किया 10 रुपीज का प्रॉफिट और 5 रुपीज का वही जीएसटी जो इसने मैन्युफैक्चरर ने ए ने जो मैन्युफैक्चरर को पेमेंट किया था वो बी से वसूल कर लिया। अब बी को ये चीज पड़ी 65 रुपीज की। अब बी ने भी क्या काम किया, अपना प्रॉफिट जोड़कर यानी 65 में प्लस कर दिए 10 रुपीज और जो जीएसटी के 5 रुपीज ये यहां पर इसको पेमेंट करके आया था प्लस 5 रुपीज जीएसटी का जोड़कर इसको बेच दिया। तो अल्टीमेटली जो भी बर्डन पड़ा जीएसटी का वो किसके ऊपर पड़ा, कंज्यूमर के ऊपर पड़ा। तो जब सरकार जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, जितने भी रिटेलर ट्रेडर हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शन देती है कि जो भी आप जीएसटी पेमेंट करते हैं वो आप आगे से वसूल कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है वही उस जीएसटी को बेयर करता है। तो यहां पर मैंने आपको जैसा कि बताया इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट कंज्यूमर से इनडायरेक्टली वसूल करती है, लेकिन अल्टीमेटली सारा इनडायरेक्ट टैक्स किसको बेयर करना पड़ता है, कंज्यूमर को। लेकिन देखिए आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स। मैंने आपको यहां पर इंट्रोडक्शन दे दिया कि टैक्सेस दो तरीके के हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है इनकम टैक्स। तो चलिए आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के ऊपर, जिसपे जो गवर्नमेंट है वो हमसे डायरेक्टली टैक्स वसूल करती है। तो बेटे देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब इनकम टैक्स की बात करें तो एक माना जाता है कि एक पर्सन को, जो भी पर्सन टैक्स के लिए लायबल होता है, हम उसको हमारी लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं असेसी। असेसी मतलब टैक्स पे। अब जो टैक्स पे करेगा वो असेसी है। वो पर्टिकुलर असेसी जो भी इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए लायबल है, ऐसा माना जाता है कि एक पर्सन जो इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए लायबल है उसको इनकम 5 तरीके से हो सकती है। 5 तरीके से उसको इनकम हो सकती है। अब मान के चलिए ये आप बिजनेस कर रहे हैं और इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस में आपने कमाया और आपको आपके बिजनेस से इनकम हुई, आपको आपके बिजनेस से इनकम हुई तो वो कहलाएगी बिजनेस इनकम। इसी तरीके से कोई भी पर्टिकुलर असेसी किसी भी तरीके से कमाता है, या बिजनेस से कमाए या अपने प्रोफेशन से कमाए, तो इसी तरीके से माना जाता है एक पर्टिकुलर असेसी को 5 तरीके से इनकम होती है। तो वो 5 सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं जिससे उसको इनकम होती है। तो हमारा देखो ये पहला सोर्स जो है, ऐसा माना जाता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन अगर कमाने लगा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मैं मानूंगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन 5 तरीके से अपनी सोर्स ऑफ इनकम उसकी हो सकती है। वो क्या है, पहली है वो पर्टिकुलर असेसी सैलरी से कमा सकता है, यानी कई जॉब करेगा और जॉब करके कमा सकता है। तो हमारा क्या हो गया इसके ऊपर,
पूरा चैप्टर आ गया इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो आपको इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर के अंदर ये चीज देखनी पड़ेगी कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन सैलरी हेड से अपने कमा रहा है, अपने सैलरी सोर्स ऑफ इनकम से अगर कमा रहा है, तो उस केस के अंदर वो टैक्स किस तरीके से देगा, वो सारे रूल्स रेगुलेशन हमें सैलरी हेड के अंदर पढ़ने हैं। दूसरा सोर्स माना जाता है कि एक पर्सन अपने मकान को किराए पर देकर भी कमा सकता है, तो उसके लिए सेकंड हेड बना दिया गया हाउस प्रॉपर्टी हेड। हाउस प्रॉपर्टी हेड, जब कोई भी पर्सन अपने मकान को किराए पर देकर कमाता है तो वो कहलाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद बात आती है यहां पर थर्ड हेड की हमारे। तो वो थर्ड हेड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर वो असेसी अपना बिजनेस से कमा रहा है तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हो जाएगा, कि अगर वो इनकम से कमाता है या प्रोफेशन से कमाता है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और तीसरा हेड, मान लीजिए आपके पास आपके कुछ एसेट्स पड़ी हैं, कुछ शेयर्स पड़े हैं या कुछ प्रीशियस मेटल्स हैं पुराने, अगर आप उनको बेचकर कमाते हैं तो वो कहलाता है कैपिटल गेन। आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी है और उसको बेचकर अगर आप कुछ कमा रहे हैं तो वो वहां पर आएगा कैपिटल गेन हेड के अंदर। और फिफ्थ हेड है हमारा, जो किसी भी हेड के अंदर नहीं आ रहा, उसके लिए हमने एक फिफ्थ हेड रेजिडुअल हेड बना दिया गया है, वो है अदर सोर्सेस। अब देखा जाए तो मैंने आपको बताया सोर्स ऑफ इनकम के अंदर ये 4 हेड हैं। मान लीजिए अगर ऐसी कोई इनकम है जो इन चारों हेड के अंदर नहीं आती है तो फिर वो आपकी 5वें हेड के अंदर आएगी, जैसे कि लॉटरी से कमा लिया या कोई शेयर्स के आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, कोई उसका डिविडेंड आपको आ गया। तो इस तरीके से काफी लंबी चौड़ी बातें इसके अंदर डिस्कशन है जो अदर सोर्सेज के अंदर अपन को सीखने हैं। तो ये सारे हेड आपके चैप्टर्स हैं। इन सारे हेड्स की इनकम मिलाकर फिर होती है कंप्यूटेशन। तो मेरे नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर ये रहेगा कि मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा सैलरी हेड। तो मेरे नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा सैलरी हेड। मेरा फर्स्ट चैप्टर रहेगा सैलरी, और फिर उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड फिर अदर सोर्सेज। तो ये सारी हेड ऑफ इनकम को मिला के एक होती है कंप्यूटेशन, और कंप्यूटेशन के बाद आपको ये बात पता लगती है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है, और उस टोटल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाता है। तो हमारे आगे के वीडियोस के अंदर हम ये सब चीजें देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।